हाय एंड वेलकम टू द नेक्स्ट समरी लेक्चर। तो पिछली क्लास में जो भी किया था आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और अब टाइम आ गया उस सबको रिवाइज करने का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहली चीज़ जो हमने सीखी थी वो सीखी थी कि अकाउंट क्या होता है। इट इज़ अ समरी और रिकॉर्ड शोइंग अ डिटेल डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर आइटम। एक ही चीज़ के बारे में किस कारण से वो चीज़ बढ़ी और किस कारण से वो चीज़ कम हुई, एक चीज़ के रिगार्डिंग सारी भी ट्रांजैक्शन जब एक जगह पे हम लोग ग्रुप कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट की हमने ये भी देखा था, दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, और ये हम बाद में जाके सीखेंगे अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट जो कि लेजर में होगा। तो सारे ही एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल सभी का क्या होता है, अकाउंट होता है। एक उन्हीं के नाम से उनका अकाउंट होता है, जैसे लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट एक्सेट्रा। सेकेंड जो हमने देखा था वो सीखा था एक कॉन्सेप्ट जो कि था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो क्या कहता है बिजनेस इज एन एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। वो क्या कहता है, बिजनेस को अलग मानो और ओनर को अलग मानो। इसी कारण से हमने क्या याद रखना हमेशा, हम क्या है, हम बिजनेस है, वी आर बिजनेस, ये हम लोग याद रखेंगे। और इस कंसेप्ट के कारण ही हम ओनर को क्या ट्रीट करते हैं, एज अ क्रेडिटर ट्रीट करते हैं। उसने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है, अगर वो ना लगाता तो कोई बाहर से हम लेते तो हम इसको क्रेडिटर मानकर चलते हैं। और हमें क्या करना होता है, सारी ही जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है और जो ओनर की अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती है उनको क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। वो हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में ओनर की ट्रांजैक्शंस नहीं दिखा सकते। तो ये था हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। उसके बाद हमने देखा था लायबिलिटीज़ को एक और तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, वो है इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल लायबिलिटी तो अंदर से ही पैसा जनरेट हो गया कैपिटल के थ्रू, जो ओनर ने हम पे पैसे लगाया वो क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या आता है, बाकी जो सारी बोरोइंग्स रहती है, अदर बोरोइंग्स वेदर करंट और नॉन करंट, वो सारी क्या होती हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग्स होती हैं। फिर हमने सीखा था कि ड्रॉइंग्स क्या होती है, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ कैश और अदर रिसोर्सेज विच आर विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, पर्सनल यूज़ के लिए जो भी चीज़ ओनर ने विड्रॉ करी या अपने साथ ले गया, चाहे कैश लेके गया चाहे कोई एसेट लेके गया, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोल देते हैं। तो वो जो टोटल अमाउंट होती है उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जब भी ओनर इन्वेस्ट करता है मनी या रिसोर्सेज, कोई एसेट लेके आता है बिजनेस के बीच में, तो उससे क्या होता है, कैपिटल जो होती है बढ़ जाती है। और उसका उल्टा जब होता है, ओनर विड्रॉ करता है मनी या रिसोर्सेज जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, कैपिटल कम हो जाती है। तो ड्राइंग्स का इफेक्ट क्या होता है कैपिटल पे, ड्राइंग्स कैपिटल को क्या कर देती है, कम कर देती होती है। उसके बाद हमने क्या सीखा था, ऑल अदर थिंग्स एक्सेप्ट गुड्स हैव देयर अप्रोप्रिएट अकाउंट्स। गुड्स को छोड़ के जो भी एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस हैं, उनका अपना नाम है, अपने ही नाम के आगे उनके अकाउंट लग जाता है। बट देयर इज़ नो वर्ड नोन एज गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट कुछ भी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, गुड्स के लिए हमारे पास 4 अकाउंट्स होते हैं। अब गुड्स को या तो हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, जो हमने परचेज किया उसको वापस करते हैं मतलब परचेज रिटर्न, या हमने जो सेल किया वो हमें वापस आ जाता है मतलब सेल रिटर्न। तो ऐसे ही 4 अकाउंट्स होते हैं। वो जो 4 चीज़ें गुड्स के साथ हो सकते हैं उसी के नाम से परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब परचेजेस क्या होती है, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स ऑब्टेन्ड फॉर रीसेल, जो कि ट्रेडर के केस में होगा, और फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो कि मैन्युफैक्चरर के केस में होगा इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। उस टोटल अमाउंट को हम क्या बोल देते हैं, परचेज बोल देते हैं। और फिर हमने देखा था सेल्स क्या होती है, सेल्स होता है द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अस बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हम डील करते हैं, जब हम उसको बेचते हैं, वो जो टोटल अमाउंट हमारे पास आती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है परचेजेस रिटर्न, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी बोल देते हैं। रिटर्न आउटवर्ड इसका नाम क्यों है, जब हमने परचेज किया था तो क्या हुए थे, गुड्स इन हुए थे। अब हमने गुड्स वो वापस कर दिए तो गुड्स क्या हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड है। अब परचेज रिटर्न क्या करता है, परचेजेस को कम कर देता है। खरीदे हुए गुड्स हमने अब वापस कर दिए तो परचेजेस क्या कर दिए हमने, कम। तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न क्या होता है, नेट परचेजेस हमारे पास आ जाती हैं। ऐसे ही सेल्स रिटर्न क्या होता है, जब बेचे हुए गुड्स हमारे पास वापस आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। अब इसका नाम है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्यों, जब हमने सेल किया था तो हमने आउट किया था, अब वो आउट किए हुए गुड्स फिर से वापस आ रहे हैं, वो इन हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। तो परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो अब सेल्स रिटर्न के कारण क्या होता है, सेल्स की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि बेचे हुए गुड्स हमारे पास वापस आ गए। हमें पहले
पहले कुछ ज़्यादा पैसे आने थे, अब कुछ कम पैसे आएंगे, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हमारे पास क्या आ जाता है, नेट सेल्स आ जाता है। अब ध्यान में रखनी है ये चीज़ कि ये जो चारों वर्ड्स हैं ये हम सिर्फ गुड्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फिक्स्ड एसेट आपने लिया, लैंड ली, बिल्डिंग ली, कुछ भी और लिया जो गुड्स नहीं है आपके लिए, आप उसमें डील नहीं करते, उसको अप्रोप्रिएट नेम से ही बुलाया जाएगा। परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए ही यूज़ हो सकता है, सिर्फ उन आइटम्स के लिए यूज़ कर सकते हो वो ये वर्ड जिसमें आप असल में डील करते हो। उसके बाद हमने देखा था परचेज और सेल कैश में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है। तो टोटल परचेज हम कैसे निकालते हैं, कैश परचेजेस में हम ऐड कर लेते हैं क्रेडिट परचेजेस, उससे हमें क्या मिलता है, टोटल परचेजेस मिल जाती हैं। और ऐसे ही टोटल सेल्स हम कैसे निकालते हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को भी हम ऐड करते हैं, उससे हमारे पास टोटल सेल्स की वैल्यू आ जाती है। फिर हमने देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ पे हमने हुंडी का कॉन्सेप्ट देखा था। इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द ऑर्डर ऑफ सच पर्सन और टू द बियरर। एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं लगा रखा वहाँ पे कि ये चीज़ कर दोगे तो जाके ये पैसे मिलेंगे, कोई भी कंडीशन नहीं है, बिना किसी कंडीशन का एक ऑर्डर कर रहा है, जो कि साइन कौन कर रहा है, मेकर जो उसको बना रहा है उसने साइन किया हुआ है। क्या लिखा है उसमें, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, की एक अमाउंट जो मैंने इसमें लिखी हुई है वो पे कर दो, किसको पे कर दो, टू द ऑर्डर ऑफ सच पर्सन, जिसका मैंने नाम इसमें लिख दिया, मेकर ने जिसका नाम लिखा होगा या तो उसको पे कर दो, और टू द बेयरर, बेयरर मतलब जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है उसको पे कर दो। तो या तो जिसका नाम लिखा हुआ है उस बिल ऑफ एक्सचेंज में उसको पे कर दो, या फिर किसको पे करो, बेयरर, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके पास है उसको पे कर दो, एक सर्टेन अमाउंट जो इसमें लिखी हुई है। अब मेकर के लिए क्या होता है, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया होता है उसके लिए बिल्स पेबल होता है, आगे जाके उसको ये पैसे देने होते हैं। और रिसीवर जो होता है जिसको ये बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है उसके लिए ये क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल, आगे चल के उसको इस बिल के कारण पैसे आएंगे। फिर हमने देखा था कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों से ही हमारे पास पैसे आने हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स बोल देते हैं। रिसीवेबल्स इसलिए पैसे आने हैं, ट्रेड वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जिसमें हम डील करते हैं उसी से रिलेटेड होता है। ऐसे ही क्रेडिटर्स और बिल पेएबल के लिए एक ही वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड पेएबल्स। पेएबल्स इसलिए क्योंकि आगे चल के हमें इनके कारण पैसे देने पड़ेंगे, और ट्रेड वर्ड फिर से इसलिए क्योंकि ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से ही रिलेटेड होता है, जिसमें हम डील करते हैं उसी से रिलेटेड होता है, इसलिए ट्रेड पेएबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कैलेंडर ईयर का होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। जो उसमें कैलेंडर बना होता है उसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। असल में हम फाइनेंशियल ईयर ही यूज़ करते होते हैं, और टैक्सेशन में भी हमें यही ईयर यूज़ करना होता है, फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च पीरियड ऑफ 12 मंथ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और लास्ट में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, और ये मैंने आपको बोला था सिर्फ तभी लिखना है अगर ये क्वेश्चन है। तो इसके जो डिफरेंस थे वो ये हैं, पहला डिफरेंस की अकाउंटिंग जो होती है वो आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग पे खत्म हो जाती है, और अकाउंटेंसी जो होती है इट इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। फिर अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में सेकंड डिफरेंस जो है ये नैरो इन स्कोप है, इसमें कम स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, बल्कि ये क्या है, ये वाइडर इन स्कोप है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड डिफरेंस जो है, अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, हमने बुक्स कैसे मेंटेन करी जो कि हमारा लेजर पर ख़त्म हो जाता है। थर्ड स्टेप जो रहता है क्लासिफाइंग, वहाँ ख़त्म हो जाती है बुक कीपिंग, तो उस पर डिपेंड करती है कि हमारी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन जो निकलेगी वो सही होगी कि नहीं निकलेगी। ऐसी अकाउंटेंसी में है डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी जो होती है वो बुक कीपिंग पे भी डिपेंड करती है और अकाउंटिंग पे भी डिपेंड करती है। और लास्ट जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो है कि अकाउंटिंग हेल्प करती है असर्टेन करने में कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही, मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही, आज हम कितना ओ करते हैं और कितना हम ओन करते हैं। और अकाउंटेंसी हमें क्या बताती है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वो क्या करती है, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हमें बताती है, एनालाइज करती है, उसको इंटरप्रेट करती है, और फिर हमें बताती है कि क्या सही डिसीजन हमें लेना चाहिए अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन सुधारने के लिए। तो ये समरी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।